May I come in, sir? Yeah. Please come back. Please come. दूसरी रह चुका हूँ. Proceed. बैठिए. Yeah. सबसे Thank you, ज़्यादा. sir. आपका वैकल्पिक विषय क्या है? हाँ सर, दर्शन शास्त्र. दर्शन शास्त्र. अर्थशास्त्र है तो आप ही. दर्शन शास्त्र. दर्शन फिलॉसफी, शास्त्र. ओके. अच्छा, आपने एमए वैसे अर्थशास्त्र में जी किया हाँ है. सर. तो आपने अर्थशास्त्र न लेकर फिर दर्शन शास्त्र क्यों लिया है? सर रूरल बैकग्राउंड होने की वजह से और हिंदी मीडियम मेरा माध्यम था, तो इकोनॉमिक्स में मेरा इंटरेस्ट अच्छा था, लेकिन हमें नेट और फिर यूपीएससी में हाई लेवल पे इंग्लिश मीडियम की बुक हमारे सीनियर सजेस्ट किए, तो वहाँ पे आके हमको बदलना पड़ा सर, क्योंकि नेट का हमने 2 बार एग्ज़ाम दिया था जिसमें हम क्वालिफाई नहीं कर पाए थे. मतलब नेट से आपको एहसास हुआ कि अंग्रेजी हमें और भी पढ़ने की ज़रूरत है. हमें और भी पढ़ने की ज़रूरत है. तो दर्शन शास्त्र में अगर मैं आपसे पूछूं, आपका प्रिय दार्शनिक कौन है? प्रिय दार्शनिक सर, कंटेम्प्रेरी फिलॉसफी में, कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलॉसफी में हुसर्ल हमको बहुत ज़्यादा पसंद है. हुसर्ल. हुसर्ल. अच्छा. हाँ, क्योंकि सर उसको किस कैटेगरी का फिलोसोफर माना जाता है? उसको किस स्कूल में रखा जाता है? स्कूल में वेस्टर्न कंटेम्प्रेरी फिलॉसफी. वेस्टर्न No, no. कंटेम्प्रेरी तो एक बड़ा भारी नक्शे का हिस्सा स्कूल हो गया स्कूल्स की बात कर रहे हैं. सिस स्कूल है ना इंडियन फिलोसफी का, उसकी बात कर रहे हैं सर. वो किस, आप उसको किस कैटेगरी में रखेंगे? वो मार्क्सिस्ट है, एग्जिस्टेंशलिस्ट है, फिनोमेनोलॉजिकल है, मैथमेटिकल है, लिंग्विस्ट है, क्या है? हाँ सर. आपने अब तो आप जब कहते हैं कि मेरा प्रिय दार्शनिक है, तो आपको कम से कम इतनी तो जानकारी होनी चाहिए कि वो किस श्रेणी का है, किस विधा का दार्शनिक है. अच्छा, आप ये मुझे बताइए, एलन नॉर्थ व्हाइटहेड किस कैटेगरी के दार्शनिक थे? माफ कीजिए सर, इस बारे में जानकारी. अच्छा, एक टेस्ट मैच हुआ था, जी हाँ सर. तो सुनील गावस्कर साहब ने 221 बनाए थे शायद, ओवल में टेस्ट मैच हुआ था. जी हाँ. वो तो खैर महान है, हम ही हैं, उनका तो नाम हर जगह लिया जाता है. किसी ने कमेंट्री की थी, उनका नाम हो गया उससे. कौन थे वो? मतलब वो कमेंटेटर में उनका नाम ही अलग से होगा, जस्ट कि उन्होंने ओवल टेस्ट मैच में ऐसी कमेंट्री की थी. इनका हॉबी है क्रिकेट कमेंट्री. हाँ, इसलिए आपसे सवाल पूछा जा रहा है. तो क्या, कौन थे वो? सर इस बारे में हमें जानकारी नहीं है, क्योंकि सर सुनील गावस्कर जिसमें खेलते थे उसमें बहुत आपकी छोटे होते. क्रिकेट में तो रुचि है. जी. तो जब ये क्रिकेट फिलोसफर कमेंट्री में पैदा हुए आपकी थे, तो आपके हॉबी साथ के थे फिलोसफर जिनके बारे में भी आप बात कर रहे थे? कि हुसैन आपके साथ के थे. नहीं सर. और आप जब नाम लेते हैं किसी का उत्तर देते वक्त, तो कम से कम आपने कुछ सोचकर नाम उत्तर दिया था. आपने अपनी बचत के लिए यहाँ तक कहा था, मैंने आपसे पूछा था आपका प्रिय दार्शनिक कौन है, आपने कहा था कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न में. तो आपने इतना सोचकर अपने लिए वो क्षेत्र नैरो किया था. जी हाँ सर. तो अभी कौन कौन से कमेंटेटर आपको अच्छे लगते हैं? इस समय सर आकाशवाणी पे आनंद चक्रवर्ती और उसका संजय बनर्जी बहुत अच्छे लगते हैं सर, और उसके अलावा विनीत गर और मिलन टिपनिस जो कि इंग्लिश के कमेंटेटर हैं, वो बहुत अच्छे हैं. तो क्या चीज़ खास लगती है उनके कमेंट्री में? सर जो हम टीवी पे देखते हैं और आकाशवाणी पे जो कमेंट्री सुनते हैं, वो अलग ही रोमांच देता है सर. तो अभी जैसे ओडीआई मैच चल रहा है जी हाँ साउथ अफ्रीका वाला, तो कमेंट्री आ रही है रेडियो पे? हाँ सर, आ रही है. किस चैनल पे आ रही है? सर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पे. FM गोल्ड चैनल पे आ जी रही हाँ है. सर. श्योर है आपने जी सुनी हाँ. है कमेंट्री? जी हाँ सर, मेरे पास रेडियो है. तो मतलब आपने FM गोल्ड चैनल पे सुन ली कमेंट्री? जी। मैं कल ट्राई कर रहा था तो नहीं सुन पा रहा था. नहीं सर, उस पे एक ही 106.4 है ना FM गोल्ड, हाँ सर. तो उस पे कल मैं कोशिश कर रहा था तो मैच नहीं सुन पा रहा था. श्योर है आपने सुना था? सर उसी के आसपास एक और है सर, उस पे आ रहा था रेडियो पे. अरे ये छोड़िए, आपकी क्रिकेट कमेंट्री में रुचि है, तो हाँ। कुछ लोग क्रिकेट कमेंट्री में बिल्कुल प्रामाणिक माने जाते हैं, कंटेम्प्रेरी को छोड़ के, जिनका रेपुटेशन क्रिकेट कमेंट्री के कारण हुआ है. उनमें एक कमेंटेटर ऐसे थे जो भारतीय क्रिकेट टेस्ट टीम के कप्तान भी रहे थे, और उनका बड़ा झगड़ा एक दूसरे कमेंटेटर से था, जो उनके कारण कभी कमेंट्री करने अपने मूल स्थान बॉम्बे को छोड़कर जाते नहीं थे. इन 2 कमेंटेटर्स के नाम बताइए. ये आपकी हॉबी है. जी हाँ सर. अगर आपकी हॉबी है तो ये नहीं कि आज मैंने कमेंट्री सुनी और कमेंटेटर का नाम मुझे याद है. आपको कमेंट्री का पूरा इतिहास याद होना चाहिए. उनके नाम एक रिकॉर्ड भी है टेस्ट मैच में, बहुत यूनिक रिकॉर्ड है उनका. माफ कीजिए सर, नहीं पता. चलिए आप. अच्छा सर, आप अच्छा मिस्टर देवेंद्र, फिलोसफी से बहुत बात हो रही है आपसे. मुझे फिलोसफी में 2-3 चीज़ बड़ा सोचता हूँ कभी कभी. दर्शन, एक तो दर्शन है कि ये गिलास मुझे दिख रहा है. जी हाँ सर. ये कौन सा दर्शन है जो दर्शन शास्त्र में आप पढ़ते हैं?
सर क्या ये दर्शन है जो दिख रहा है ये? सर दर्शन सिर्फ दिख रहा है इसका मतलब ये नहीं होता कि दर्शन है। जब हम उसको देख के उसके बारे में सोचते हैं हाँ ये पानी भरने का एक पात्र है, तो वो दर्शन होता है सर। उसके बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए। किस तरह का ज्ञान होना चाहिए? एक निष्पक्ष न्यायपूर्ण ज्ञान होना चाहिए सर, जो दर्शन में आता है। क्या हम दर्शन कोई हमको रिजल्ट पर पहुंचाता है क्या? सर हम प्रामाणिक रूप से ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन तार्किक रूप से ये एक सत्य की तरफ पहुंचने की कोशिश करता है। फिर इसको पढ़ने की जरूरत क्या है? सर जब रिजल्टेंट जीरो है, हम रिजल्ट पर नहीं पहुंचते हैं। सर ऐसा नहीं है कि रिजल्टेंट हमेशा जीरो ही होता है। जैसे अगर हमारा साइंस, अगर कई बार ये कहा जाता है कि दर्शन काली बिल्ली की तरह एक अंधेरे में काली बिल्ली को खोजने के जैसा है, तो उससे हमारा विज्ञान भी तो उसी तरह से एक ब्लैक होल के पीछे पड़ा हुआ है कि उसके बारे में खोजने की कोशिश करता है कि वो हमारा विज्ञान सिर्फ ब्लैक होल खोजने के पीछे पड़ा है क्या? वो नहीं सर, वो भौतिक जगत की शास्त्र सारी वस्तुओं की। जब हम फिजिक्स को भौतिक शास्त्र कहते जी हैं हाँ सर। तो वो भौतिक जगत के बारे में सोचता है, ब्लैक के बारे में तो नहीं वो सोचता। तो मिल गया। हाँ सर, वो मिल गया, लेकिन उसके बारे में एक प्रमाणिक जानकारी तो होनी चाहिए जो विज्ञान सिद्ध करता है। जबकि दर्शन शास्त्र तार्किक दृष्टिकोण से ये सिद्ध करने का प्रयास करता है कि वास्तव में चीज है। तो जो प्रामाणिक जानकारी विज्ञान की होती है वो तार्किक नहीं होती। तार्किक होती है सर, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन सर जो दर्शन होता है वो भौतिक जगत के साथ साथ आध्यात्मिक जगत के बारे में भी सोचता है। अच्छा, नास्तिक और आस्तिक, जी हाँ सर। ये दोनों में अंतर क्या है? सर नास्तिक जो दर्शन शास्त्र में कैटेगराइजेशन किया गया है वो एक वेद के आधार पे, वेद की मान्यता के आधार पे, दूसरा ईश्वर की मान्यता के आधार पे। तो वेद को जो भी दार्शनिक वेद को मानते हैं, जो भी दर्शन वेद की प्रामाणिकता को स्वीकार करता है, एक तो उसके अनुसार आस्तिक दर्शन होता है, जो नहीं स्वीकार करता नास्तिक माना तो जाता है। आस्तिक के दर्शन कितने हैं और नास्तिक कितने हैं? वेद के आधार पे जो आस्तिक दर्शन है वो 4 हैं। 4 ही हैं? जी हाँ सर, हम वेद के आधार पे आस्तिक दर्शन, जी हाँ सर 4 हैं। नहीं, मैं ये बोलूं कि इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी जी। कितनी है? 6 हैं। हाँ, कौन कौन से हैं? न्याय वैशेषिक, सांख्य योग और मीमांसा और वेदांत। और सांख्य बोला आपने? सांख्य योग बोले सर। सांख्य क्या है? ये संख्या से कोई संबंध है क्या इसका? जी हाँ सर, सांख्य का वैसे नाम क्यों पड़ा इसका सांख्य दर्शन? संख्या से लिया क्योंकि ये 25 तत्वों को स्वीकार करता है। 25 प्रकार के तत्वों को स्वीकार करता है। 25 प्रकार के तत्व किस आधार पर है? 25 पंचभूत हैं, पंच महाभूत हैं, हाँ। तन मात्राएं हैं, फिर क्या है? कर्मेंद्रियां सर, 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 तन्मेंद्रियां हैं। कर्मेंद्रिय तत्व है सर, उसके तत्व में ही आते हैं सर। कौन कौन सी है? नहीं, सांख्य सिंपल बताओ ना कि गॉड को मानता है कि नहीं मानता है? नहीं सर, सांख्य गॉड को नहीं मानता है। कोई प्रमाण है? सर सबसे कुछ पुराना समझा दर्शन है, सांख्य पढ़ा है, लेकिन उस समय उसके संबंध में कोई प्रमाण नहीं मिला था। अच्छा, एक शब्द है फिलोसफी में, एकेश्वरवाद। जी हाँ सर। ये क्या है एकेश्वरवाद? कहाँ इसकी प्रारंभिक स्वरूप मिलता है? प्रमाण, प्रूफ एकेश्वरवाद का प्रारंभिक भारतीय वाङ्मय में। एकेश्वरवाद सर भारतीय दर्शन में नहीं, वाङ्मय में, भारतीय वाङ्मय में। भारतीय वाङ्मय मतलब सब कुछ हो जाता है उसमें। उसका प्रारंभिक प्रमाण कहाँ मिलता है एकेश्वरवाद का? एकेश्वरवाद का हाँ। प्रारंभिक प्रमाण। एकेश्वरवाद होता क्या है? बस बता दो आप। एकेश्वरवाद सर ऐसा सिद्धांत है जो एक ईश्वर की अवधारणा को स्वीकार करता है। एक ईश्वर की अवधारणा को स्वीकार करता है और तथा उसी को मानता है कि हमारे जगत का निर्माता। वेदों में इसकी कुछ चर्चा है? उपनिषद में इसकी कहीं चर्चा है? कुछ आपके ध्यान है? कुछ लाइन उसकी वेदों में, उपनिषदों में? ध्यान नहीं आ रहा है सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन हम बहुत क्लियर नहीं है इस मामले में। अच्छा, ये उपनिषद का मीनिंग क्या है? सर उपनिषद का उप प्लस निषद 2 शब्दों से बना है, जिसका तात्पर्य होता है कि शिक्षक के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। किसके बारे में ज्ञान प्राप्त करता है? सर शिक्षा ग्रहण करना, मेनली शिक्षा ग्रहण करने से। गीता का गीता नाम क्यों पड़ा? क्यों नहीं कुछ और नाम पड़ा? गीता विश्व विख्यात है, तो गीता ही क्यों नाम पड़ा उसका? गीता कुछ नाम रखने के पीछे तर्क होगा ना, गीता ही क्यों नाम रखा गया? और गीता को आप दर्शन शास्त्र में कहाँ रखते हैं? उसका स्थान निर्धारित कहाँ करेंगे आप? यदि कोई पूछे कि गीता जो है दर्शन शास्त्र में, उसकी क्या भूमिका है गीता की? सर गीता का दर्शन सर एक अलग दर्शन है, भारतीय दर्शन ही माना जाता है। भारतीय दर्शन में गीता का एक अलग दर्शन हम कह सकते हैं। कैसे भारतीय दर्शन क्या है और उसमें गीता अलग कैसे है? उसके बारे में लोगों की मान्यता तो होगी। अब जैसे एक लाइन में बोलता हूँ, सर्वशास्त्रमयी गीता,
इसका मीनिंग क्या होगा? क्योंकि आप दर्शन शास्त्र के सभी विद्यार्थी हैं, आप लोगों को शास्त्रों का संस्कृत भी पढ़ना संकलन होता गीता है। है? सभी शास्त्रों को मिला के गीता बना है। चलिए अब आप बताइए डिमोनेटाइजेशन कब हुआ और क्यों हुआ, इससे आप क्या समझते हैं? सर कहाँ डिमोनेटाइजेशन कहाँ हो चुका है, किस किस वर्ड के और किस पार्ट में डिमोनेटाइजेशन हुआ है? अश्विनी, मैं क्या अभी रिजल्ट मीटिंग में हूँ, बनेगा? क्या मैं आपसे कुछ देर बाद बात करूँ? मैं भी सर meeting- वर्ल्ड के अगर भारत के अलावा पहले और- तो बताओ क्या- डिमोनेटाइजेशन क्या है? डिमोनेटाइजेशन जिसे डिमोनेटाइजेशन वो होता है जिसमें एक खास प्रकार के या सभी प्रकार के जो नोट चलन में होते हैं, कानूनी मुद्रा जो होती है नोट चलन में होते हैं, उन्हें बंद कर दिया जाता है या उनकी जगह पे फिर नई मुद्रा का प्रसार किया जाता है। कौन बंद कर सकता है उसको? सर आरबीआई बंद कर सकती है सर, या तो उसके रिकमेंडेशन से प्रधानमंत्री उसको घोषणा कर सकते हैं नोटबंदी। अच्छा, मतलब मोदी ने ऐसा क्यों करा आपके गया है? यहाँ कौन कर सकता है? आपके यहाँ किसको पावर है? सर आरबीआई को। लेकिन घोषणा तो मोदी जी ने की थी। तो कितने नोट डिमोनेटाइजेशन में आए? आप यू नो द एग्जैक्ट? सर इसका अभी कोई कितने नोट आए? क्या कोई आधिकारिक फिगर आ चुका है? बंद ये कितने जानना किए चाह गए? रहे हैं। बंद कितने किए गए? सर बंद 86% मुद्राएं जो 500 और 1000 रुपए के क्या नोट आरबीआई का थे। कोई आधिकारिक आंकड़ा आया है इसको लेके? 98% दोनों प्रकार के नोटों का वापसी हो चुका था सर। ये आरबीआई का आधिकारिक आंकड़ा है। सर ये हम बहुत एग्जैक्ट नहीं कह सकते, एक अनुमानित आंकड़ा बता सकते हैं। अच्छा, विश्व के और किस किस देशों में ऐसा हुआ? 2015 में पाकिस्तान में हुआ था, लेकिन उसने वापस ले लिया था नोटबंदी। और इसके अलावा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एक देश था सर, उसका एग्जैक्ट नाम हमें नहीं पता है। जब पता नहीं है तो मत बोलो कि हमको कुछ याद नहीं है। देखो, जो नहीं याद है, जो नहीं याद है उसको साफ साफ बता दो कि हमको आप इसमें क्लियर नहीं है इसमें इसको। क्यों किया गया है, क्योंकि आपका इकोनॉमिक्स भी जी सब्जेक्ट हाँ है। क्यों किया गया है, उसके रिजल्ट क्या रहे? वी हैव अचीव्ड द रिजल्ट एंड क्या आप क्या कारण है? सहमत है? मतलब और अगर जोड़ दिया जाए तो उसमें सहमत है आप जो किया गया हो? आपका क्या व्यू है, आप बताइए। मुझे ऐसा लगता है कि नोटबंदी सही रहा है, क्योंकि सर जिस तरह से भारत की इकोनॉमी में जाली मुद्राएं फैली हुई थी, उसके अलावा और भी कई तरह की फंडिंग चल रही थी जो कि बाहर से या नक्सलाइट फंडिंग हो रही थी, उसको बंद करने के लिए बहुत ज़रूरी था। तो बंद हो गए? इसके अलावा जाली नोट बंद हो गए? जी हाँ सर, जाली नोट तो मेरे आज ख्याल की डेट में मार्केट में कोई जाली नोट नहीं चलता। नहीं सर, आ तो चुका है सर, क्योंकि कई ऐसे मामले आए हैं देखने के लिए, क्योंकि ऐसे मामले कई देखने को मिले हैं सर। कितना परसेंट नोट तो जाली फिर मान इस पाया के जाता प्रश्न का उत्तर आगे बढ़ाइए, फिर इसका मतलब सर क्या इसका कोई होगा? खास आंकड़ा तो नहीं था। है? खैर छोड़िए, वो तो आरबीआई ने दिया है वो रिपोर्ट्स, बट ये I बताइए think आज RBI क्या said किया कि they are still counting. हाँ, आप जब भी A बताइए day before only they on said. the basis of the जाली नोट government and वाला जो है RBI report less बताइए। than हाँ, but they are saying they are still counting, then they'll give the official 3% figure. सर लेस। 2% के आसपास। Yes. खैर छोड़िए, वो बात नहीं। क्यों किया गया ये बताइए। अब ये तो फैक्ट्स ठीक है। जो इसका क्या अभिप्राय क्या था? प्रधानमंत्री ने जो अनाउंस किया, क्या बेसिक ऑब्जेक्टिव्स थे? बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था सर, एक तो भ्रष्टाचार को खत्म करना, दूसरी तरफ ये था कि एक करके भ्रष्टाचार, का चलिए। खत्म करना। हाँ, दूसरा सर भारत की इकोनॉमी को कैशलेस से डिजिटल इकोनॉमी में चेंज करना। ये अनाउंसमेंट में था? अनाउंसमेंट में नहीं था सर, नवंबर के अनाउंसमेंट नहीं सर ये नहीं वही था। बताइए जो नवंबर में क्या अनाउंस किया था प्रधानमंत्री ने? किस लिए हम ये ऐसा इतना बड़ा 3-4 पदक्षेप ले रहे स्पष्ट हैं? कारण थे ना। क्या कारण दिखाया था उसमें? आपने स्टडी नहीं किया है, मेन बात ये है, उसको पढ़ नहीं, लेना। सोच के बताइएगा। सोच के बताओ, वो तो कॉमन बात है। एक तो सर भ्रष्टाचार, दूसरी आतंकियों के लिए जो फंडिंग होती थी वो, तीसरी नक्सलाइट के लिए जो फंडिंग होती थी वो, और चौथी चीज ये माना जाता था कि भ्रष्टाचार में जो भी पैसे वो कैश में ही हैं। नहीं, वो तो हो ही गया, आप उसको बोलो काला धन। हाँ, ये भी एक कारण था सर। काला धन बोलो ना, काला धन एंड ये जाली नोट वाला भी। काला धन का प्रयोग करो ना, तो ब्लैक ये सब मनी। अचीव हो गया आपको लगता है? सर
अगर इस मामले में अगर हम कहें तो पूरी तरह से हमें कहा नहीं जा सकता कि पूरी, क्योंकि जो कैश में था वो किसी और भी चीज़ में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, तो हम पूरी तरह से नहीं कह सकते कि सब अचीव हो गया। कितना नंबर दोगे आप 10 में? डिमोनेटाइजेशन हुए 1 साल से ऊपर हो जी गए, हाँ सर। आपको एज ए एक्सपर्ट हम माने तो आप कितना नंबर देंगे कि कितना हमने उसको अचीव कर लिया है और उसका फ्रूटफुल रहा है अभी तक? मुझे लगता है अभी तक 6 नंबर देना चाहिए सर। अच्छा, इससे कुछ प्रभाव पड़ा सर इकोनॉमी पे? इकोनॉमी में जहाँ पे जो ऐसे सेक्टर्स कुछ थे जो कैश पे बेस्ड पे ही चल रहे थे, वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा कौन है। से सेक्टर? जैसे सर मैन्युफैक्चरिंग में या जो डोमेस्टिक लेवल पे काम एक करते थे। मिनट, मैन्युफैक्चरिंग में, हाँ ओके ठीक है। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते थे। अनऑर्गेनाइज सेक्टर, क्योंकि भारत का मैन्युफैक्चरिंग में 80 क्या में नहीं चलता है? मैन्युफैक्चरिंग तो बैंकिंग रूट से होता है ज़्यादातर, वो तो सर ऑर्गेनाइज सेक्टर है कुछ ज़्यादा। ऐसे सेक्टर्स थे जो जैसे घरेलू काम करने के लिए जो हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि घरेलू जो सामान बनते थे, घर की औरतें बनाती थी, डेली बेसिस पे काम तो करती आप थी। क्या चेक में पेमेंट होने लगा? नहीं सर, तो आप दोनों बात बोल रहे हो। कहाँ अंतर पड़ा? घरेलू डोमेस्टिक हेल्प तो कम ही परसेंट है, इकोनॉमी पूरा मैक्रो सर हमारी भारतीय इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। 86% उस समय अनऑर्गेनाइज सेक्टर से था, जो कि कैश बेस्ड ही अच्छा था। उस समय था, तो अभी क्या फिगर है, कितने परसेंट ऑर्गेनाइज हो गया? नहीं सर, पूरी तरह नहीं ऑर्गेनाइज हुआ है, क्योंकि 60% हो गया। 6 नंबर दिए हैं ना आपने। रियल एस्टेट में कोई फर्क पड़ा उसमें? रियल एस्टेट में जी हाँ सर, जो कैश पे होता था वो तो खत्म हो गया, क्योंकि रियल एस्टेट पे तो इसका काफी फर्क पड़ा है। लेकिन अभी जो कल अखबारों में जो आई है बातें, जी हाँ सर। मुझे तो लगता है कि सारा कुछ बेकार है ये डिमोनेटाइजेशन वगैरह, जब इतने बड़े जब बड़े घोटाले हो रहे हैं। 98% आप बोले हैं कि सब ने जैसे वापस ही बताया आ वापस ही गया। आ गया, फिर डिमोनेटाइजेशन क्या हुआ? क्या सब फायदा तो हुआ? ठीक है, जो सब कल तो अखबार का legal था। न्यूज़ पढ़ा ना जब आपने आपका पी सारा पैसा वापस आ गया तो इसके माने देयर वाज नो ब्लैक, हाँ, ब्लैक तो था ही नहीं कुछ, सारा तो हुआ ही। लोग की आदत थी कि घर में कैश रखते थे, इसलिए रखते थे। कैश ब्लैक होता है क्या क्या? आप इसको बिहेवियरल रख के इशू नहीं सर, समझेंगे? हो सकता है कैश ब्लैक हो सकता है, क्योंकि अगर उस पर टैक्स न दिया जाए नहीं, तो कैश black हमेशा माना ब्लैक जाता होता है। है। नहीं सर, ऐसा नहीं है, कैश हमेशा ब्लैक नहीं होता सर, नहीं सिर्फ उसी होता है। कंडीशन में ब्लैक होता है जब उस कैश पे टैक्स न दिया गया हो। तो फिर प्रधानमंत्री ने ऐसे क्यों कहा कि ये नोटबंदी से सारा ब्लैक मनी वापस आ जाएगा? ये एक अनुमान था सर, और कहीं न कहीं काफ़ी हद तक जिस तरह से प्लान किया गया नोटबंदी को, मुझे लगता है कि सरकार अभी तक इस बारे में पॉजिटिव रिस्पांस ही दे रही है। और कहीं न कहीं ये भी दिख रहा है कि अगर डिजिटल इकोनॉमी हमारी हो जाती है आगे चल कहीं के, ना कहीं क्या मतलब है? व्हाट डू मीन बाय कहीं ना कहीं हो जाती है? कुछ डिजिटल Digital- इकोनॉमी में क्या क्या कुछ शुरू किए उन्होंने, जैसे सर जैसे मोबाइल ट्रांजैक्शन से कुछ नाम बनाया? जैसे भीम ऐप बना, यूपीआई, और उसके अलावा मोबाइल ट्रांजैक्शन के लिए कई और जैसे पेटीएम वगैरह ये सब ऐप्स आए, जो कि क्या फर्क है पेटीएम और यूपीआई में, भीम में? कोई अंतर है या दोनों बराबर है, अलग अलग ब्रांड है बस? नहीं सर, जो भीम ऐप है वो एक ऐसा पोर्टल है जहाँ पे हम कहीं किसी भी स्टेज पे पेमेंट किसी भी मामले में कर सकते हैं। जैसे अगर किसी अकाउंट से अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ तो कर सकते हैं, कहीं अगर हम कोई शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं तो वहाँ भी इसका हम पेमेंट कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अच्छा, आप पेटीएम में, सॉरी एक सवाल और, पेटीएम में क्या फर्क? पेटीएम भी तो कहीं भी जाओ सारे दुकान में पेटीएम का और लगा रहता है, क्या कोई फर्क है दोनों में? कई चीज़ें अलग अलग ब्रांड्स हैं। ब्रांड तो एक ही नहीं है, क्योंकि सर भीम ऐप जो है ये गवर्नमेंट लाया है। और वो ठीक है, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये जो ट्रांजैक्शन मोड है इसमें कोई डिफरेंस है दोनों में? पेटीएम हुआ, मोबीक्विक हुआ, या जो भी है आपके? सर बाकी एक कुछ चीज़ तो है? हम दो तरीके से इसका फ़ायदा देखते हैं, जो कि सर पेटीएम जो है सर, वो अगर हम ट्रांजैक्शन करते हैं किसी अकाउंट में तो उसका अलग से चार्ज करता है, तो लिमिटेशंस उसकी भी हैं। हाँ, ये आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि दोनों में अंतर है। जी एक हाँ। वॉलेट है हाँ, और दूसरा एक डायरेक्ट ट्रांसफर होता हाँ, है। डायरेक्ट ट्रांसफर। तो वॉलेट के लिए ट्रांजैक्शन फीस रहता है, ये वाला थोड़ा ब्रशअप कर लीजिएगा। जी हाँ, एक चीज़ इसमें आपके बायोडाटा में एक चीज़ जो ये यूनिक दिख रहा है, जी हाँ सर। डीप म्यूट ग्रेटर और इक्वल टू 40%। जी हाँ सर। तो आपके पास आपने ये सब पहले से डाला हुआ है सब? क्योंकि जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो देयर इज नो विजिबल साइन और परसेप्टेबल साइन ऑफ एन इम्पेयरमेंट ऑफ आइदर हियरिंग और स्पीच। जी हाँ सर, मुझे 40% से ज़्यादा नहीं सुनाई देता है, क्योंकि हमने ये आर हमें यू यूजिंग अ हियरिंग एड एट द मोमेंट? नहीं सर, अभी तो नहीं यूज अभी करता। तो आप तो बहुत अच्छे से सुन रहे हैं।
सर थोड़ा सा और अगर स्पेस हो जाए तो कई चीज़ें हमें नहीं समझ, जैसे ये सर एक सवाल पूछे तो हमें वो नहीं ये वो सुनाई दिया। hearing का है कि कॉम्प्रिहेंशन का है, सवाल ये सर हियरिंग का कुछ प्रॉब्लम है नहीं, तो आपने तो स्पीच का भी कहा है, वो तो हेलन केलर के ज़माने से अगर हियरिंग इम्पेयरमेंट है तो स्पीच इम्पेयरमेंट बुनियादी तौर पर फॉलो करेगा। अगर इफ यू डोंट हियर अ लैंग्वेज एज यू ग्रो अप देयर विल बी अ स्पीच इम्पेयरमेंट। क्योंकि हमें तो कुछ तो आपने तो पूछा नहीं कि दोहराइए या जो भी है, अगर हाँ, समझ जब में आपको नहीं नहीं सुनाई समझ नहीं आया, दिया, सुनाई नहीं दिया क्योंकि ठीक से। सर फिर आपने सवाल पूछ दिया तो नहीं, जब आपने जो सवाल आपकी समझ में नहीं आया था या सुनाई नहीं दिया था, तो आपने कभी ये प्रयास तो किया नहीं कि मतलब वो कृपया मुझे दूसरी बार सुनाएं, मैं समझ हमें नहीं ऐसा पाया। लगा भी नहीं कि आपने सवाल सुना नहीं इसलिए आपने सुना। नहीं, आपके पास मेडिकल का, जी हाँ सर। अच्छा ठीक है, कोई प्रॉब्लम, हम लोग टेक्निकल में जाएंगे, बट ये हम लोग का एक क्यूरी था बिकॉज यू ऑलरेडी मेंशन इन दी बायोडाटा। लास्ट क्वेश्चन, अभी यूपी का बजट हुआ, एक ऐसा उसमें प्रोविजन आया है जो इतिहास में पहली बार हुआ, ऐसा जो कुछ प्रोविजन उन्होंने जोगी जी ने किया है, वो पता है क्या है वो? जी हाँ सर, गाय के संरक्षण के लिए गौशाला बनवाने का एक नहीं, गाय पशु के लिए तो पहले भी हुआ है, वो नया नहीं है, एक बिल्कुल ही नया है जो इतिहास में पहली बार हुआ है, जो बजट में उसका प्रोविजन किया गया है। ये मैं जानना चाहता हूँ बिकॉज यू बिलोंग फ्रॉम उत्तर प्रदेश, माफ जौनपुर। कीजिएगा सर, इस बारे में भी हमने संपूर्ण अध्ययन नहीं अच्छा, किया। अखबार नहीं पढ़े थे आज? पढ़े थे सर। आज पढ़े थे? जी हाँ सर। अच्छा, क्या हेडलाइन था आज का? सर आज का हेडलाइन दो हेडलाइन। सर। हाँ, एक तो प्रधानमंत्री ने कल बच्चों के एग्जाम के स्ट्रेस के लिए एक स्पीच दिया था सर। कुछ अच्छा लगा आपको, सीखे उससे? जी हाँ सर, उन्होंने एक अगर जो हम एक मौलिक बातें कही उन्होंने, क्या कही वो? बड़ा इंपॉर्टेंट बात कहा सर उन्होंने। उन्होंने एकाग्रता और प्रतिस्पर्धा की जगह पे अनुस्पर्धा की जगह की बात की, अनुस्पर्धा की बात की है। बहुत उसका सारी मतलब बातें ये किया है उन्होंने, लेकिन नंबर को लेकर के कुछ बात किया है कि नंबर क्या है, इम्पोर्टेंट है नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने कहाँ तक पढ़ाई की है? सर प्रधानमंत्री जी ने ग्रेजुएशन तक तो पढ़ाई की है। नहीं, मैं तो आप अंदाजे से बोल रहे हैं कि आपको ये पता है? ये विवादास्पद विषय रहा हाँ सर, है, एक समसामयिक जानकारी का विषय रहा है। जी हाँ सर। दिल्ली यूनिवर्सिटी में उनकी डिग्री थी जो एंटायर हिस्ट्री की थी, इस तरह का कोई विषय नहीं है। उस डिग्री का रिकॉर्ड नहीं मिला है, उस डिग्री का राइट टू इन्फॉर्मेशन में लोगों ने पूछा है, और उनका जो फॉर्म बी होता है जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में ऑब्लिगेटरी मैंडेटरी है, उसमें कॉलम खाली छोड़ा गया। ओके देवेंद्र, है, चलिए ठीक है, थैंक यू। पहले से तो बहुत इम्प्रूव है, पहला बात। जी हाँ सर। थैंक्स कि तुमने अच्छा किया आज, पहली बार तुम तो बोलते जी हाँ सर, उसमें तुम बहुत फील किए होगे कि आज जी हाँ सर। थोड़ा ठीक हुआ है, लेकिन एक जगह हमको भी कमियां लगी और सर को भी कमी लगी और मुझे भी, कि जैसे कि फिलोसफी का बेसिक चीज़ है, जैसे एकेश्वरवाद मैंने बात की, जी हाँ तो एकेश्वरवाद तो इतना बार, कम से कम मोदी जी ने 50 बार एकम सद विप्रा बहुधा वदंती अपने स्पीच में विदेश जहाँ भी गए हैं बोले हैं, जहाँ भी गए हैं वहाँ बोले हैं, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम और एकम सद विप्रा बहुधा वदंती उन्होंने कितने बार बोला है, और एकेश्वरवाद का बेस्ट एग्जाम्पल है। मैंने उपनिषदों में क्या चर्चा है, मैंने ये भी पूछा, उपनिषद का जो ईसावासो उपनिषद का पहला ही मंत्र ही है, ईसावासम इदम सर्वम। इसमें सर लेकिन एक जैसे बोलेंगे तुम्हें देवेंद्र, थोड़ा जब नहीं भी पता हो ना, तो जैसे हमने पूछा कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन का ही कोई मतलब नहीं था, मुझे कमेंट्री कल कहाँ आ रही थी, तो तुमने बोला एफएम गोल्ड पे, एफएम गोल्ड 106.4 का चैनल है और कमेंट्री आ रही थी 102.6, ठीक है, 106.4 पे टेस्ट मैच की कमेंट्री आ रही थी। ये अंदाज लगा के बोला है, ये इसको नहीं, पता नहीं तुम्हें- था। तुम्हें नॉर्मली सर एफएम गोल्ड पे ही आता है। Normally- नहीं, नॉर्मली नॉर्मली आता नहीं है, तुम तो बोले कि सुने हैं, तुम मैं बोले सारे सुने। कामों के बीच भी दिन भर बैठ के कमेंट्री सुनता हूँ, मैं चाह रहा हूँ हम लोग का कहने का मतलब ये है आप कि जो बिना डाइवर्ट जाने में बोलना ही नहीं है, चूंकि उसमें निगेटिव चला वो जाएगा। इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो किस पे आती है, भाई नहीं आती, हम नहीं सुने हमने, पहले से बहुत इंप्रूवमेंट है, लेकिन फिलोसफी को थोड़ा सा बेसिक फिलोसफी मतलब मेरा तो यही सजेशन उसको रहेगा कि improve बिना करना जाने बहुत- उसको नहीं पिछले बार बोलना। भी फिलोसफी मैंने पूछा था, तो उसमें तुम डाउन थे, अभी भी इम्प्रूवमेंट स्लाइट है, बट अभी भी वो चीजें नहीं आ रही है जो आनी चाहिए, और क्योंकि गेस फिलोसफी थोड़ा से कम क्वेश्चन करो, होगा, और गेस थोड़ा कम करो, फिलोसफी से क्वेश्चन आएगा। अनुमान वो एविडेंट था, थोड़ा गेस करने वाला जो था वो थोड़ा जरूरत ही नहीं है, नहीं है तो नहीं है, नहीं आता है, ऐसे कौन सी बात ऐसे है? अच्छा, इस बार अच्छा किए हो तुम, हाथ मूवमेंट नहीं किए हो, आई कॉन्टेक्ट भी ठीक रखे, बोले अच्छा, थोड़ा सा बात करने के बारे में बता दीजिए। कभी कभी मुझे लगा, कभी कभी बीच बीच में मुझे फील हुआ है, जो मैं ध्यान दे रहा था, सर भी एग्री करेंगे, कभी कभी तुम कैजुअल अप्रोच में आ जा रहे हो,
ये हुआ था बीच बीच में, कैजुअल अप्रोच मतलब कि आराम से अब बाकी ये हॉबी वाला तो मैं देख लिया, आप सब लोग हॉबी आप एकदम लोगों ने जब बात करो ना casually लिखा। एकदम जैसे मैं कैसे बात कर रहा हूँ, धारा प्रवाह, फ्लुएंट कम्युनिकेशन आता हूँ। कम्युनिकेशन स्किल वन ऑफ द मेजर पार्ट्स फॉर द इंटरव्यू। सर वैसे तो मैं बहुत ठीक से बोल लेता था, लेकिन आज सर मेरे को अचानक बुला लिया गया कि 10 मिनट के अंदर नहीं, आ लेकिन जाइए। तब भी तुम ठीक हो, बहुत बहुत इम्प्रूवमेंट है। सर तो बहुत ज्ञान की बातें कर रहे हैं, बट मेरा सिर्फ एक सजेशन है कि नहीं आता है तो नहीं आता। बस उसको बोल दो, नो सॉरी सर। बहुत ज्यादा जो ये अंदाजे मारने वाला ना कि लग गया तो चौवा, वो मत करो। यदि ऐसा कर लिया ना तो सिलेक्शन पक्का है तुम्हारा। One has to be really मैं अभी बोल रहा हूँ, इतना तुमने पिकअप कर लिया दूसरे मॉक में, कहीं और मॉक देने गए थे क्या? एक जगह बस वो परसों दिए थे सर। रिस्पेक्ट करो। जी हाँ सर। जितना हम लोग आप में कमियां निकाल हाँ। सकते हैं वो आप उतना इम्प्रूव कर लोगे। मैं ऑप्शनल पेपर का दोबारा लिख रहा हूँ। जी हाँ सर। Isn't it? मैं बस वही, मेरा तुम्हारे में बहुत है गैस, एकदम हवा में नहीं एकदम। जी हाँ सर। Once you are confident enough, then answer. जैसे देखिए- करनी चाहिए, क्योंकि इतने बोर्ड मेंबर इतने अनुभवी बैठे हुए मैं हैं, आपको एक बात बताऊं। जो आपको 1 मिनट में पकड़ लेंगे। What's his name? His name is देवेंद्र। देवेंद्र, जैसे डिमोनेटाइजेशन है तो आपको जब बोलना है तो प्राइम मिनिस्टर क्या बोले,